Hi बच्चा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ उमर अहद। सो अभी हमारा चल रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का सीरीज़, जिसमें मैं अभी आपको फिनिश करा चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, और लास्ट क्लास के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फिनिश किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई ऑल्सो होप कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में या बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पा रहे हैं आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोज़। कोई भी डाउट आपको प्रीवियस वाले 2 चैप्टर्स में हो सो आप उसको डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, या मेरे को डायरेक्टली, जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो वो मेरे को डायरेक्टली क्लास में भी वो डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है ना। जो बच्चे नहीं है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डालिए, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा। ठीक है ना। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या यूनिट्स पाए जाते हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा किस किस चीज़ से बनता है। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कराना। ठीक है ना। फिर उस ब्लड सर्कुलेशन से क्या क्या फ़ायदा मिलता है बेटा, कौन कौन चीज़ें मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होती है वो हम बाद में देखेंगे। बट ये सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम सर्कुलेटरी क्यों है? बिकॉज इसका काम सर्कुलेशन का होता है, इसका काम ट्रांसपोर्ट का होता है, इसका काम मूवमेंट का होता है बेटा। तो ये हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, फूड को या बाकी मटेरियल्स को मूव करवाता है, या उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है, या शॉर्ट में उनको सर्कुलेट करवाता है बेटा। सो दैट इज़ वाई इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का जो होता है, इसको बनाने के लिए हमको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पहला इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है बेटा हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो क्या होगी बेटा? वो होगी सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए हमको बेटा, वो चाहिए ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, वो क्या चाहिए बेटा? वो चाहिए ब्लड वेसल्स। मतलब अगर आप पहली चीज़ की तरफ ध्यान से देखेंगे तो मतलब हमारे पास एक लिक्विड होगा बेटा, हमारे पास एक फ्लूइड मटेरियल होगा, उस फ्लूइड मटेरियल को हमें क्या कराना है? मूव करवाना है, उस फ्लूइड मटेरियल को हमें सर्कुलेट करवाना है। लेकिन बॉडी के अंदर बेटा अगर आप इस फ्लूइड को सर्कुलेट कराओगे तो सर्कुलेशन के लिए आपको पाइप्स चाहिए ना, समझ रहे ना। सो वो पाइप्स का काम कौन करेगा? वो ब्लड वेसल करेगा। मतलब ये फ्लूइड है जिसको बॉडी में मूव करवाना है। क्लियर है। अब इस फ्लूइड को मूव कराने के लिए बेटा हमको क्या चाहिए? हमको कुछ स्पेशल वेसल्स चाहिए, हमको कुछ स्पेशल ट्यूब्स या पाइप्स चाहिए बेटा। और इन पाइप्स को हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। बिकॉज इन पाइप्स में कौन मूव करेगा? ब्लड मूव करेगा बच्चा। सो ये इंपॉर्टेंट सेकंड चीज़ है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इस ब्लड को आप चाहते हैं कि पाइप में मूव कराए, ठीक है ना, थ्रू ब्लड वेसल्स बेटा। तो इस पर्टिकुलर ब्लड को बेटा मोटर की तरह, जैसे हम घर में पानी को मूव करवाते हैं बेटा लोअर फ्लोर से अपर फ्लोर में, या शहर में पानी को फ्लो करवाते हैं, तो पानी को प्रेशराइज करने के लिए, पानी के ऊपर बेटा ताकि वो आगे फ्लो हो सके, उस पर दबाव क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम घर में मोटर को यूज़ करते हैं बेटा, या हम पंप को यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो हमारी बॉडी में अगर हमें ब्लड को फ्लो करवाना है, सो दैट मीन्स ब्लड फ्लो के लिए बेटा ब्लड के ऊपर क्या होना चाहिए? एक दबाव होना चाहिए, एक प्रेशर होना चाहिए। तो वो प्रेशर हमारी बॉडी में कौन क्रिएट करेगा? एक पंप क्रिएट करेगा बेटा, एक मोटर क्रिएट करेगा, जिस मोटर को हम क्या बोलते हैं? जिसको हम हार्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? हार्ट नाम देते हैं। सो दैट मीन्स अगर आप एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम को बॉडी में देखेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें से पहला सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा। जिस चीज़ के अंदर से ये सर्कुलेटरी फ्लूइड मूव करेगा उसे हम ब्लड वेसल बोलेंगे। लेकिन इस फ्लूइड को मूव कराने के लिए जो ऑर्गन फोर्स क्रिएट करेगा, जो ऑर्गन दबाव क्रिएट करेगा ताकि ब्लड फ्लो होता रहे हमारी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हार्ट बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमको 2 तरीके का मिलता है। हम दोनों चीज़ों को अलग अलग से पढ़ेंगे, बट अभी सिंपलीफाई करके याद रखेंगे कि सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारी बॉडी में 2 तरीके का होता है। द सर्कुलेटरी फ्लूइड 1 बेटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं ब्लड। ठीक है ना। बट ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में और एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लिम्फ बोलते हैं बेटा।
समझ आया ना। सो बॉडी में दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं। सो वन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज ब्लड एंड अनदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिफ बेटा। समझ गए बेटा। ब्लड जब मूव करेगा आगे तो ब्लड मूव करेगा थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड कैसे मूव करेगा आगे बेटा, ये करेगा मूव थ्रू ब्लड वेसल्स। और लिफ जब मूव करेगा आगे बेटा ये करेगा थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स मतलब वेसल्स भी दो तरीके की होंगी बच्चा, एक ब्लड को मूव कराने वाली, एक लिफ को मूव कराने वाली। जो ब्लड को मूव कराएंगे उनको हम ब्लड वेसल्स बोलेंगे, जिनको हम डिटेल में देखेंगे, एंड जो लिफ को मूव कराती है बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। समझ आया। अब ये ब्लड वेसल जो हमारी बॉडी में होते हैं इनको भी अगर हम डिटेल में देखें तो देखने को ये मिलता है बच्चा दैट ब्लड वेसल जो हमारी बॉडी का होता है वो एक आर्टरी हो सकता है, वो एक आर्टरी हो सकता है बेटा। ठीक है, अब आर्टरी क्या है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब आर्टरी बेटा जब एक ऑर्गन में जाएगा, ठीक है ना, ब्लड लेके, तो ये छोटी छोटी ब्लड वेसल में डिवाइड हो जाता है जिसको हम आर्टरियोल बोलते हैं बेटा। तो आर्टरियोल भी आर्टरी होता है बट छोटी ब्रांच होती है बेटा एक आर्टरी की। द स्मॉलर फॉर्म ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एज आर्टरियोल बेटा। आर्टरियोल आगे जाके कन्वर्ट होते हैं कैपिलरी में। ठीक है, ये डिवाइड होता है कैपिलरीज में बेटा। कैपिलरी फिर ऑर्गन से जब बाहर निकलती है तो वो कन्वर्ट होती है वेन्यूल में, और फाइनली बेटा वेन्यूल जुड़ के ऑर्गन से बाहर आती है और क्या बनती है, वीन बनती है। तो ये सब की सब क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। समझ आया। सो मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स बेटा आर्टरी हो सकता है, आर्टरियोल हो सकता है, वीन हो सकता है, वेन्यूल हो सकता है बेटा, और इनके बीच में बेटा जहाँ पे डिफ्यूजन होगा जो सबसे पतली ब्लड वेसल होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इट इज़ मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड, another is called as blood vessel and another is called as heart। सर्कुलेटिंग फ्लूइड दो तरीके का होगा, ब्लड हो सकता है या लिम्फ हो सकता है बेटा, ठीक है ना, एंड ब्लड वेसल हो सकती है आर्टरी, ये हो सकती है वीन। आर्टरी का स्मॉलर फॉर्म आर्टरियोल, वीन का स्मॉलर फॉर्म वेन्यूल बेटा, एंड इनके इंटरमीडिएट में क्या पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती है। क्लियर है। अब और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेटा ये 2 ब्रांच में बांटा जाता है। ठीक है, 2 ब्रांच में बांटा जाता है। वन इज कॉल्ड एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक को हम बोलते हैं बेटा ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, एंड एक को हम नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, एक को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी सर्कुलेशन का काम करता है एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी सर्कुलेशन का काम करता है। बट डिफरेंस क्या है बेटा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड होगा, हार्ट होगा और ब्लड वेसल होगा। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बेटा हार्ट नहीं होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बेटा ब्लड होगा, लिम्फ वेसल होंगी एंड लिम्फ नोड होगा बेटा। मतलब अगर आपको याद रखना पड़े तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, एक तो होगा ब्लड, एक तो होगा हार्ट, एक तो होगी ब्लड वेसल। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में हार्ट का कोई रोल नहीं है बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्लड के बदले मिलेगा लिम्फ, ब्लड वेसल के बदले मिलेगा लिम्फेटिक वेसल बेटा। ठीक है, और लिम्फ को बनाने के लिए कुछ ऑर्गन्स मिलेंगे बेटा जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं बेटा। दे आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। समझ आया। तो ये आउटलाइन हो गया किसका हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है बेटा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे सर्कुलेटिंग फ्लूइड को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेटा हार्ट को, और फिर फाइनली हम किसको पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे। तो जैसे ये खत्म हो जाएगा तीनों पार्ट्स तो मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। तो ये तो मैंने आउटलाइन बता दी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। जो आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता दिया वो तो ठीक है, हमको समझ आ गया, बट वाई सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, या हम क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका हमारी बॉडी में। तो अगर हम बात करें बेटा इंपॉर्टेंस की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है ना वो न्यूट्रिशन का होता है। वो किसका होता है बेटा, वो न्यूट्रिशन का होता है। अब इससे मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर है। जैसे आपने फूड को डाइजेस्ट किया
डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा। तो डाइजेशन के बाद जो सेकंड स्टेप आता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आता है एब्जॉर्प्शन। मतलब डाइजेशन के बाद आपने ग्लूकोज को, आपने अमाइनो एसिड्स को, आपने विटामिन को, आपने वाटर को, आपने मिनरल आयंस को, या डैश एंड डैश आपने सबको एब्जॉर्ब कर दिया। क्लियर है? अब एब्जॉर्प्शन के बाद बेटा जो भी न्यूट्रिएंट आपने एब्जॉर्ब किए स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको आप कहाँ पे भेजते हैं बेटा? उनको आप ब्लड में भेजते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब ही तो यही था ना, हम न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को बेटा कन्वर्ट करते हैं, हम न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को बेटा ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन टू द ब्लड बेटा। या तो वो ब्लड में जाता था वो, या तो वो लिम्फ में जाता था, अगर आपको अच्छे से याद हो। सो मतलब जो भी चीज़ आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन के बाद वो चीज़ कहाँ आ रही है? वो ब्लड में आ रही है। अब ब्लड में जो चीज़ आ रही है बेटा, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स बेटा। समझ गए ना? सो मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का पहला काम क्या होता है बेटा? ये न्यूट्रिशन में मदद करता है। न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि ये फूड के न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? मदद करता है बेटा। सो मतलब जब भी आप कोई खाना खाते हैं, ऑफकोर्स खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूरी है, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूरी है, बट एब्जॉर्प्शन के बाद बेटा जो न्यूट्रिएंट बन रहे हैं ना, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की टिश्यू के पास पहुंचाने का काम, या हर एक सेल को पास पहुंचाने का काम बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है? वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। यानी पहला फंक्शन आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो होगा बेटा, वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बेटा। ये इसका पहला फंक्शन होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड फंक्शन जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है, दैट इज प्रोटेक्शन बेटा। ये प्रोटेक्शन में भी मदद करता है, प्रोटेक्शन में भी मदद करता है बेटा। अब कैसे प्रोटेक्शन में मदद करता है ये भी आप याद रखिए। प्रोटेक्शन में ये मदद करता है बिकॉज हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है ना, ब्लड के पास पाई जाती है बेटा कुछ सेल्स जिनको हम बोलते हैं WBCs। क्लियर है? WBC पाई जाती है ब्लड के अंदर बेटा, ठीक है ना। अब इसी ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होती है बेटा जो रिलीज करती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब शॉर्ट में एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बेटा। तो ये दोनों चीज़ें मिलके, चाहे आपकी बॉडी में WBC है ब्लड में, या आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन है बेटा, इन दोनों को मिलके बेटा काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को, ठीक है, ये फंजाई को, या ये किसी भी बेटा नेमेटोड को, या शॉर्ट में अगर मैं बता दूं पैथोजेंस को बेटा क्या करती है? मारने की क्षमता रखती है। मींस दे कैन किल द पैथोजेंस बेटा। सो ऑल दीज सेल्स जो ब्लड में पाई जाती है, ऑल दीज केमिकल मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स जो ब्लड में पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है डिफेंस का, इनका काम होता है लड़ने का बेटा। किससे लड़ते हैं? बैक्टीरिया से लड़ते हैं, फंजाई से लड़ते हैं, नेमेटोड से लड़ते हैं, पैथोजन से लड़ते हैं, वायरस से लड़ते हैं बेटा, एट्सट्रा एट्सट्रा। सो ये इन सारी पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं बेटा, किससे? इन्फेक्शन होने से। सो मीन्स हमारे ब्लड का काम क्या है बेटा? प्रोटेक्शन का काम है। सो अगर ब्लड का काम प्रोटेक्शन का है, दैट मीन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन में मदद करता है, बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम के पास जो ब्लड होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती है, और ये सारी चीज़ें मिलके बेटा किससे लड़ती है? किससे हमको डिफेंड करती है? हमारी बॉडी को इन सारे पैथोजन से हमारी बॉडी को डिफेंड करती है। सो दे आर एक्टिंग एज प्रोटेक्टर्स ऑफ बॉडी। ये बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बेटा। ये इसका सेकेंड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। थर्ड फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेटा वो एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। ऑल्दो हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग है, बट फिर भी हमारी बॉडी के अंदर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्सक्रीशन में मदद करता है बेटा। अब कैसे एक्सक्रीशन में मदद करता है ये भी आप समझिए। हमारी बॉडी के अंदर बेटा प्रोटीन डाइजेशन की वजह से एक इम्पॉर्टेंट हार्मफुल केमिकल बनता है बेटा, जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, जिसको हम अमोनिया बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। या आपकी बॉडी के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। सो ये चीज़ें हार्मफुल है ना हमारी बॉडी के लिए। और अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? सेल में या लिवर में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा सेल्स में बनता है। अब इस अमोनिया को बॉडी से, लिवर से कलेक्ट करके, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से कलेक्ट करके बेटा बाहर कौन ले आता है बेटा? बाहर ब्लड ले आता है। बिकॉज जब तक ये अमोनिया किडनी के पास नहीं पहुंचेगा तो किडनी थोड़ी इस अमोनिया को एक्सक्रीट कर पाएगी बेटा।
जब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग के पास नहीं पहुंचेगा, क्या लंग इसको बाहर रिमूव कर पाएगा बेटा? नहीं कर पाएगा। सो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लंग तक पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का है। अमोनिया तक को किडनी तक पहुंचाने का काम किसका है बेटा? ब्लड का है। सो मीन्स ब्लड एक्सक्रीशन में कैसे मदद करता है? बिकॉज ये इन एक्स्ट्रा हार्मफुल मटेरियल्स को बेटा ऑर्गन ऑफ प्रोडक्शन से ले आता है, कहाँ तक? ऑर्गन ऑफ रिमूवल तक बेटा। ये जो सफ़र है बेटा इसका, इस सफ़र में बेटा इनको आगे मूव कौन करवाता है? ब्लड करवाता है। सो दैट इज़ वाई ब्लड बेटा एक्सक्रीशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आया? रेस्पिरेशन तो आप अभी अभी पढ़ ही चुके हैं बेटा, तो रेस्पिरेशन मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। रेस्पिरेशन में आपने देखा बेटा, चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, ट्रांसपोर्ट में हमेशा कौन इन्वॉल्व होता है बेटा? ब्लड इन्वॉल्व होता है, चाहे ब्लड का प्लाज्मा इन्वॉल्व हो या आरबीसी इन्वॉल्व हो बेटा। सो इन शॉर्ट मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में भी मदद करता है बेटा। इसके अलावा बेटा हार्मोनल ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। आपको पता है बच्चा, ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं बेटा जिनका सिक्रीशन कहाँ निकलता है? डायरेक्टली ब्लड के अंदर निकलता है। सो दैट मीन्स जितने भी हार्मोन्स होंगे बेटा उनको आगे कौन बढ़ाएगा? उनको ब्लड ही बढ़ाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फंक्शंस है, मैंने तो कुछ ही फंक्शंस बताई। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में भी ये मदद करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ये मदद करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट कराने में भी ये मदद करता है। तो इन शॉर्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की बहुत वेरिएबल फंक्शंस है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फंक्शंस बेटा हमारी बॉडी के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। समझ गए ना यहाँ तक बच्चा? ठीक है। अब जब हम ओवरऑल एनिमल किंगडम पे नज़र डालते हैं ना, मतलब पूरे एनिमल किंगडम में देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, तो हमें देखने को मिलता है बेटा दैट थ्रू आउट एनिमल किंगडम हमें सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के मिलते हैं। सो वन इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, वन इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा, एंड अनदर इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इन जनरल हमारे एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है ना, या एनिमल्स के अंदर बेटा सर्कुलेशन के पाथवे दो तरीके के होते हैं। इट कैन बी ओपन टाइप और इट कैन बी क्लोज टाइप बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले समझना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा। ठीक है, सबसे पहले मैं ओपन को समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर आप ध्यान से देखिए बेटा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये एक स्ट्रक्चर है बेटा, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर। ये हार्ट नहीं है, बट मान लीजिए फॉर ये एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल है जो किसके जैसे काम कर रही है बेटा? जो हार्ट के जैसे काम कर रही है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ऐसे ब्लड वेसल है, ठीक है, विच इज एक्टिंग लाइक हार्ट। मीन्स इस ब्लड वेसल से बेटा ब्लड बाहर पंप होगा या इस हार्ट की तरफ आएगा। तो मान लेते हैं फॉर ये एक ब्लड वेसल इधर से निकल रहा है और ये दूसरा ब्लड वेसल इधर से निकल रहा है। समझ गए ना? अब होगा क्या बच्चा? ध्यान से देखिए कि जब इस हार्ट लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड आएगा, मान लीजिए फॉर ये इसमें ब्लड आ गया, ये ब्लड आया, तो ये हार्ट लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा बेटा? इस ब्लड को पंप करेगा, बिकॉज हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा ब्लड कहाँ आएगा? ब्लड इस ब्लड वेसल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज आर्टरी बेटा, इसको मैं आर्टरी नाम देता हूँ। ये आर्टरी है बेटा। अब आर्टरी से ब्लड कहाँ जाने वाला है? ये बॉडी में जाने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं फॉर मैं यहाँ पे बॉडी भी बना देता हूँ। तो ये मान लीजिए हमारी बॉडी है बेटा, या ये किसी एनिमल की बॉडी है। तो जैसे ये ब्लड वेसल बेटा इस बॉडी के अंदर एंटर करेगा ना, तो ये ऐसे एंटर कर गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया बेटा इस बॉडी में, ऐसे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया इस बॉडी में बेटा, या बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। तो ये ब्लड जैसे ही बॉडी के पास पहुंचता है बेटा, तो ये ब्लड वेसल ब्रेक हो जाती है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल ब्रेक हो गई। जैसे ब्लड वेसल ब्रेक होगा तो मान लेते हैं ये बॉडी का एक सेल में ले रहा हूँ यहाँ पे, या कोई ऑर्गन ले रहा हूँ बेटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है? इस सेल के आसपास ब्लड जमा हो रहा है बेटा। ध्यान से देख लीजिए आप, मतलब ब्लड वेसल बॉडी के अंदर आया, इस ब्लड वेसल को बेटा ब्लड अपने अंदर ही रखना था, लेकिन हुआ क्या बच्चा? जैसे ये ब्लड वेसल बॉडी के नज़दीक आया तो ये ब्लड वेसल ब्रेक हो गया। तो ये हो गया ना ब्रेक यहाँ पे ब्लड वेसल बेटा। और जैसे ब्लड वेसल ब्रेक हुआ तो ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे आ गया बेटा? ब्लड वेसल से बाहर आया।
और जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर आया तो वो डायरेक्टली किस में जमा होने लगा, इस बॉडी की कैविटी में जमा होने लगा। और बॉडी कैविटी में तो ऑर्गन होते ही होते हैं, सो दैट मीन्स इस ऑर्गन के हर समय साइड में बेटा, मतलब हर तरफ कौन होगा, ब्लड ही ब्लड होगा बेटा। सो ये जो कैविटी आपको यहाँ पे बॉडी की दिखाई दे रही है ना, सो दिस कैविटी इज कॉल्ड एज साइनस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइनस बोलते हैं। मतलब ब्लड ने बॉडी कैविटी को फिल कर दिया या ब्लड ने साइनस को फिल कर दिया, और इस साइनस के पास ऑर्गन जितने भी थे बेटा, उनके अंदर अभी ब्लड नहीं है, उनके बाहर बेटा ब्लड है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑर्गन ब्लड में नहा रहा है, तो मतलब यहाँ पे ब्लड ही ब्लड है और ऑर्गन इस ब्लड के बीच में है बेटा। सो दिस ऑर्गन इज कवर्ड ऑन ऑल साइड्स बाय ब्लड। इस ऑर्गन के चारों तरफ क्या है बेटा, ब्लड ही ब्लड है। समझ गए। अब जब ये ऑर्गन बेटा इस ब्लड को यूज करेगा, ठीक है, बिकॉज ये इसे ऑक्सीजन निकालेगा ना, तो फिर क्या होगा बच्चा, जो यहां से डिऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा बेटा, इस डिऑक्सीनेटेड ब्लड को जमा करने के लिए यहां पे और एक ब्लड वेसल मिलेगा आपको बेटा। ऐसे देखिए, ये और एक ब्लड वेसल है। तो अब ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा, इस साइनस से बेटा इस ब्लड वेसल में जाएगा। ये ब्लड वेसल इसको कलेक्ट करेगा और वापस कहां पे लाएगा बेटा, हार्ट में लाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हो रहा है ना। फॉर इसको मैं वीन नाम देता हूं बेटा, ये वीन हो गया। तो यहाँ पे आप क्लियरली एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है बेटा, ठीक है ना, वो कहाँ से आ रहा है, वो बॉडी कैविटी से आ रहा है या वो साइनस से आ रहा है बेटा। और उस बॉडी कैविटी में ब्लड जा कहाँ पे रहा है बेटा, जा रहा है हार्ट से बेटा। लेकिन जैसे ही ये हार्ट वाला ब्लड बॉडी के पास पहुंचा, ब्लड वेसल ब्रेक हो गया। जैसे ब्लड वेसल ब्रेक हुआ तो पूरा ब्लड बॉडी कैविटी में आया। सो मतलब बॉडी के सारे ऑर्गन्स ब्लड के कांटेक्ट में है, या बॉडी के सारे ऑर्गन्स बेटा कवर्ड है बाय द ब्लड बेटा। सो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है बेटा, बॉडी कैविटी, जिसको हम साइनस बोलते हैं या इसको हम हीमोसील भी बोलते हैं बेटा। सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील, ठीक है ना, इसको हम हीमोसील भी बोलते हैं। सो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा जहां पे हार्ट ब्लड को पंप करेगा, और हार्ट ब्लड को पंप करने के बाद बच्चा ब्लड आर्टरी में आएगा। लेकिन आर्टरी से वो ब्लड बेटा डायरेक्टली वीन में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है, बॉडी कैविटी में जाता है, हीमोसील में जाता है। सो मतलब सारे ऑर्गन्स के आसपास बेटा क्या होगा, ब्लड होगा। सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा। समझ आया बेटा। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको एनिमल किंगडम में पढ़ा चुका हूँ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको मिलेगा बेटा आर्थ्रोपोड्स में, ये आपको मिलेगा मोलस्क्स में, एंड बाकी इन्वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट एनालीड्स। एनालीड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई। अब ध्यान से देखिए, अगर इसी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को बेटा मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना चाहता हूँ तो वो कैसे बन सकता है, ध्यान से देख लेना। तो आई होप बेटा ओपन आपको क्लियर हो गया। ओपन इसलिए बिकॉज ब्लड वेसल आगे जाके ब्रेक हो जाती है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी ध्यान से देख लीजिए बेटा, कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसमें हार्ट होगा बेटा आपका, है ना, हार्ट के बाद आर्टरी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चा, आर्टरी यहाँ पे ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। आर्टरी बेटा कन्वर्ट होगी स्मॉलर ब्लड वेसल्स में, जैसे आप देख सकते हैं इधर ब्लैक में बना रहा हूँ। सो दीज स्मॉलर ब्लड वेसल्स दे आर कॉल्ड एज कैपिलरीज बेटा, इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। फिर कैपिलरी आगे जाके जुड़ के बेटा क्या बनाती है, वो बाद में आगे जाके जुड़ के वीन का फॉर्मेशन कराती है बेटा। सो मतलब यहाँ पे जब ब्लड आर्टरी में आएगा ना, आर्टरी में आने के बाद वो आर्टरियोल में जाएगा, आर्टरियोल के बाद बेटा वो कैपिलरी में गया, कैपिलरी के बाद वो वेन्यूल्स में गया, और वेन्यूल के बाद वो कहाँ गया बेटा, वीन में गया। क्या बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड बाहर आया, नहीं आया बेटा, ब्लड हमेशा रहा। अगर मैं इसको इधर हटा देता हूँ, रुकिए समझ इसको, तो कुछ ऐसे हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी आर्टरी आई ना, तो आर्टरी आगे जाके डिवाइड करती है आर्टरियोल में, तो ये बन गया बेटा मान लीजिए आर्टरियोल, यहाँ पे ये आर्टरियोल बन गया। अब आर्टरियोल आगे जाके फर्दर डिवाइड करेगा बेटा स्मॉलर ब्रांच में, तो ये इसकी स्मॉलर ब्रांच आप देख सकते हैं ये बन रही है, ये स्मॉलर ब्रांच बन गई बेटा। सो दीज स्मॉलर ब्रांच आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। फिर ये कैपिलरी आपस में क्या करती है, जुड़ जाती है बेटा, ये जुड़ गई ऐसे, क्लियर है। और ये कैपिलरी जुड़ के क्या बनाती है, ये वेन्यूल बनाती है बेटा, तो ये बना लिए इसने वेन्यूल्स। और फिर वेन्यूल जुड़ के क्या बनाते हैं बेटा, ये एक वीन का फॉर्मेशन करते हैं।
ये वीन बन गया बेटा, क्लियर। और फिर आप यहाँ पे बॉडी को ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए फॉर ये आपकी बॉडी थी बेटा, ये बॉडी थी। अब बॉडी के अंदर ब्लड जो जाएगा ना, ब्लड नहीं जाएगा बॉडी के अंदर बेटा, खाली क्या जाएंगे, इस कैपिलरी से न्यूट्रिएंट जाएंगे, इस कैपिलरी से ऑक्सीजन जाएगा या बाकी मटेरियल जाएंगे, बट ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा। ब्लड हमेशा कहाँ रहेगा बेटा, ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा। इट विल नॉट लीव द ब्लड वेसल्स बेटा, मतलब यहाँ के ऑर्गन के आसपास ब्लड वेसल होगा बट ऑर्गन के आसपास ब्लड नहीं होगा बच्चा। सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको कहाँ मिलता है, या आपको एनालीड्स में मिलता है बेटा, एनालीड्स में मिलता है, और कहाँ मिलता है बेटा, और वर्टेब्रेट्स में मिलता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लेना बच्चा। तो याद रखेंगे, अगर मैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा ब्लड वेसल के अंदर नहीं रहता है, ब्लड वेसल से बाहर आता है, ठीक है। सो ब्लड इज नॉट कॉन्फाइन्ड टू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के अंदर नहीं होगा, ब्लड वेसल से बाहर आएगा। और कहाँ आएगा बेटा, एक कैविटी में आएगा जिसको हम हीमोसील बोलते हैं और साइनस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा बेटा टिश्यू एंड ब्लड के बीच में, ठीक है ना, तो मटेरियल का एक्सचेंज जो होता है ना, वो ब्लड एंड टिश्यू के बीच में डायरेक्टली में होता है। यहाँ पे कैपिलरी वेपिलरी नहीं होगा बेटा, समझ आया। और ब्लड इन एनिमल्स का जो होगा बेटा, ठीक है, जिस ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे हम गैसेस का, उस ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को नहीं मिलता। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा भी तो वो डायरेक्टली प्लाज्मा में होगा, लेकिन किसी सेल वेल में नहीं होता है बच्चा। और ऐसे एनिमल जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका ब्लड प्रेशर कम होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है बेटा, बिकॉज इनका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड नहीं है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में रहेगा, वो कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा। तो मतलब ब्लड एंड ऑर्गन का कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है बेटा, क्लियर है। यहाँ पे एक्सचेंज जो होगा बेटा वो टिश्यू एंड कैपिलरी के बीच में होगा, कभी भी टिश्यू एंड ब्लड के बीच में नहीं होगा बेटा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई रहता है बिकॉज सिस्टम का ऐसा है बेटा, सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है, समझ गए बेटा। सो दिस इज अबाउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है बच्चा। सो आई होप ये आपको समझ आ गया है। तो एक बार मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ इसके, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और ये हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम का अनदर ब्रांच है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम हार्ट बोलते हैं, और ये रेड कलर में बनी है बेटा आर्टरीज, तो ये ब्लड वेसल्स आएंगे बच्चा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, यहाँ पे आपको लिम्फॉइड ऑर्गन आएंगे, जैसे लिवर है, जैसे किडनीज है, या जैसे लिम्फ नोड्स है, और क्या मिलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स मिलते हैं। तो दोनों मिलके बेटा हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो अगर आप इसका मॉडल भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स बेटा, तो ये सारी ब्लड वेसल्स मिलके क्या बनाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारी रेड वाली ब्लड वेसल्स ये आर्टरीज हो गई, बट आर्टरीज के अलावा बेटा आपको ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स भी मिलती है जिनको हम वीन्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और वीन्स के अलावा बेटा फिर आपको ये क्या मिलती है, दीज आर कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल्स। ग्रीन कलर में जो मिल रही है ये लिम्फेटिक वेसल्स है। तो ये तीनों मिलके हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो ये आप एक मॉडल देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें आपको बेटा हार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको रेड कलर में आर्टरीज दिखाई दे रही है, ब्लू कलर में आपको वीन्स दिखाई दे रही है, एंड ग्रीन कलर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम इनको सबको एक एक करके पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम बेटा स्टडी करेंगे किस चीज़ को, ब्लड की स्टडी करेंगे कि व्हाट एक्चुअली ब्लड इज़ और ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। बट उससे पहले आप एक बार नोट्स को चेक करिए, नोट्स में क्या लिखाया गया है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सर्कुलेटरी फ्लूइड में ब्लड आएगा और लिफ आएगा बेटा, है ना। एंड ब्लड वेसल जो होती है बेटा आर्टरीज होती है, आर्टरियोल्स होते हैं, कैपिलरीज होती है एंड वीन्स होती है। यहाँ पे आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स के बीच में ये 3 जो लिखा, मतलब ये 3 लेयर्स का होता है। आर्टरी में 3 लेयर्स पाई जाती है बेटा, मतलब 3 टिश्यू की लेयर्स पाई जाती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा बेटा। कैपिलरी में 2 होती है और वीन में भी कितनी होती है, 3 होती है। फंक्शन की बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होता है,
प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है एंड हार्मोनल ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजरली 2 ब्रांच होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपको ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल मिलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम में आपको लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स मिलेंगे। तो फंक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ये आप बाद में पॉज करके इन सारी फंक्शंस को एक बार रीड करिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स का होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट में स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं और वैलो होते हैं। अब हार्ट से जब ब्लड निकलेगा तो वो आर्टरी में आएगा, आर्टरी से निकल के बेटा वो आर्टरियोल में जाएगा और आर्टरियोल से निकलने के बाद उसको कैपिलरी में जाना था, लेकिन यहाँ पे कैपिलरी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ब्लड डायरेक्टली बेटा ब्लड वेसल से क्या आएगा, बाहर आएगा। और जैसे ब्लड वेसल से बाहर ब्लड आएगा तो वो किसे फिल करेगा, वो बॉडी की कैविटी को फिल करेगा। दैट बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील और साइनस। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर आप क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे ब्लड वेसल ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा, खाली न्यूट्रिएंट्स बाहर आएंगे, खाली गैसेस बाहर आएंगे, खाली वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा एंड डैश एंड डैश, ब्लड कभी भी बाहर नहीं आएगा बेटा। सो सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे पढ़ भी सकते क्या लिखा है, द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉमन टू मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पंप ब्लड इनटू हीमोसील विद द ब्लड डिफ्यूजिंग बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम बिटवीन द सेल्स। क्लोज में लिखा है बेटा वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट, जैसे एनालीडा बेटा। इनवर्टिब्रेट में किस में होता है, ये एनालीडा में होता है, याद रखना बेटा। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को हम पंप करते हैं हार्ट की वजह से, वो ब्लड वेसल में जाएगा एंड कभी भी बेटा ब्लड वेसल से बाहर कैविटी में नहीं जाएगा, वो वापस बेटा कहाँ आएगा, ब्लड वेसल में ही आएगा। सो ये एनसीईआरटी का पिक्चर है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिखी है बेटा ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आप इन डिफरेंसेस को पढ़ लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेस लिखी है, तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इनको एक बार रीड करिएगा आप। तो रीड करेंगे, कोई भी डाउट होगा रीडिंग में वो आप मेरे से बताइएगा बेटा। तो ये हो गया आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के डिस्कशन के बाद जो पहली चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, सो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ब्लड बोलते हैं। एंड ब्लड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ऑल्दो ब्लड के बारे में पहली बार हमने बात करी थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था कनेक्टिव टिश्यू, बट मैंने कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी के टाइम पे आपको बताया था कि मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। ब्लड को हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आज हम इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप याद रखेंगे बच्चा ब्लड के बारे में, दैट ब्लड क्या है बेटा, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमने पढ़ा है ना, कनेक्टिव टिश्यू था लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर कम होते थे, मैट्रिक्स ज़्यादा होता था। डेंस में बेटा फाइबर ज़्यादा होते थे, मैट्रिक्स कम होता था। एंड स्पेशलाइज्ड बेटा स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिसमें ऐसे आपने बूंद देखा था, कार्टिलेज देखा था एंड ब्लड देखा था। और मैंने वहीं पे आपको बोला था बेटा कि ब्लड के अंदर मैट्रिक्स नहीं होता है। सो बिकॉज ब्लड के अंदर फाइबर नहीं होता है बेटा, ब्लड में मैट्रिक्स होता है बट फाइबर नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फाइबर इन द ब्लड मैट्रिक्स, ब्लड कैसा बन जाता है, ब्लड लिक्विड बन जाता है। तो हमारी बॉडी का लिक्विड और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कौन होता है, वो ब्लड होता है। अब इधर से आप पूरा दिमाग खोल के सुन लेना, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है बेटा ये 2 चीज़ों का बना होता है। इसमें से पहली चीज़ को हम नाम देते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड हमारी बॉडी में कितनी चीज़ों का बना है, 2 चीज़ों का बना है, जिसमें से पहली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पहली चीज़ को हम प्लाज्मा बोलते हैं। एंड जो दूसरी चीज़ होती है बेटा ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड बनता है हमारी बॉडी में, उसको हम नाम देते हैं फॉर्मड एलिमेंट बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फॉर्मड एलिमेंट बोलते हैं। सो मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर आप ब्लड देखेंगे, सो हमारी बॉडी में ब्लड 2 इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का बना है। सो आउट ऑफ दीज 2 इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बेटा, वन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड अनदर इज कॉल्ड एज फॉर्मड एलिमेंट। तो मतलब अगर आपको आज के बाद कोई बताए ना ब्लड क्या है, तो आप शॉर्ट में बता देना प्लाज्मा प्लस फॉर्मड एलिमेंट इज कॉल्ड ब्लड, सिंपल में। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड इज अ कंपोजिशन और ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स, जिसमें से एक होती है प्लाज्मा
और दूसरी होती है फॉर्मड एलिमेंट। क्लियर है? अब हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं खाली भी प्लाज्मा की बात करूँ ना, तो प्लाज्मा बेटा हमारी बॉडी में 55% बनाता है किसका? ब्लड का। मतलब अगर 100% ब्लड है तो 100% ब्लड में से 55% कौन होता है? खाली प्लाज्मा होता है, अकेले प्लाज्मा होता है। एंड रिमेनिंग 45% जो होता है बेटा वो क्या होता है? वो फॉर्मड एलिमेंट्स होते हैं। सो दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में ज़्यादा क्या होता है? ब्लड में ज़्यादा प्लाज्मा होता है एंड कम क्या होता है बेटा? कम फॉर्मड एलिमेंट्स होते हैं, याद रखेंगे। सो बिकॉज ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा है बेटा, इस वजह से ब्लड कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो प्लाज्मा एंड फॉर्मड एलिमेंट्स मिलके ब्लड बनाते हैं, जिसमें से प्लाज्मा 55% होता है एंड फॉर्मड एलिमेंट्स कितने होते हैं बेटा? 45% होते हैं। समझ आया बच्चा? यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे, बट अभी मैं थोड़ा आउटलाइन आपको बता रहा हूँ। ठीक है? अब सबसे पहले अगर मैं प्लाज्मा की बात करूँ, खाली प्लाज्मा में अगर हम जाएं, जब हम प्लाज्मा का कंपोजिशन चेक करते हैं बच्चा, हमें पता चलता है दैट प्लाज्मा बेटा 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का बना होता है। ठीक है ना? प्लाज्मा खुद कितने इंपॉर्टेंट चीज़ों का बना है? 3 इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का बना है, जिसमें से पहला पार्ट है बेटा प्लाज्मा का, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लाज्मा क्या होता है? इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होती है। सेकेंड पार्ट ऑफ प्लाज्मा जो होता है बेटा वो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होती है। सेकेंड पार्ट में क्या है? ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस है बेटा। सेकेंड पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। एंड थर्ड पार्ट में आपको क्या मिलता है? थर्ड पार्ट में आपको वाटर मिलता है। सो मतलब प्लाज्मा में बेटा कोई सेल वेल देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ध्यान से देख रहे, प्लाज्मा बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वाटर है, लेकिन कोई सेल वेल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती है बेटा? 55% ऑफ ब्लड बनाती है, जिस 55% ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं? जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं बेटा। समझ आया ना? तो सिंपलीफाई करके याद रखेंगे अभी। तो ब्लड 2 चीज़ों का बनता है, प्लाज्मा एंड फॉर्मड एलिमेंट का। फॉर्मड एलिमेंट को हम बाद में देखेंगे। प्लाज्मा की अगर मैं खाली बात करूं बच्चा, तो प्लाज्मा 55% ब्लड का बनाता है। और खुद प्लाज्मा किससे बनता है बेटा? खुद प्लाज्मा बनता है इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से, खुद प्लाज्मा बनता है ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से, और खुद प्लाज्मा बनता है बेटा किससे? वाटर से। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की अगर हम बात करें जो एग्जाम में पूछी जाती है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, तो इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस हमारे प्लाज्मा का 1% बनाता है। तो 1% ऑफ प्लाज्मा मतलब 55% में से अगर मैं 1% ले लूँ बेटा, तो उस 1% का कंपोजिशन किसका होता है? इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस का होता है। और कौन कौन सी इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होती है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में बेटा फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन आएगा। सबसे पहले तो इसी को याद रखेंगे बेटा। ठीक है ना? क्लोराइड आयन के अलावा बेटा आपको सोडियम आयन मिलेगा बेटा। इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप इनको बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, तो कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आता है? क्लोराइड आयन आता है, सोडियम आयन आता है, ठीक है ना, पोटेशियम आयन आता है बेटा, कैल्शियम आयन आता है, ठीक है, फॉस्फेट आयन्स आते हैं एंड मैग्नीशियम आता है। ये तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सो मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, सो प्लाज्मा बना है बेटा ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस का एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस का। तो इन इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में आपको क्लोराइड आयन मिलता है, आपको सोडियम आयन मिलता है, आपको पोटेशियम आयन मिलता है, आपको कैल्शियम आयन मिलता है, आपको फॉस्फेट आयन्स मिलते हैं, और आपको क्या मिलते हैं? आपको मैग्नीशियम आयन्स मिलते हैं। क्लियर हो गया ना बच्चा यहाँ पे? अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है बेटा? इनका कंपोजिशन पूछता है कि मतलब किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेशन याद रखेंगे। क्लोराइड आयन की अगर मैं बात करूँ, तो आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर प्लाज्मा में बेटा एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर क्लोराइड आयन जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं 400 to 600 बेटा मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड बेटा। मतलब आपकी बॉडी के अंदर बेटा 100 ml ऑफ ब्लड में कितने क्लोराइड आयन्स मिलेंगे बेटा?
400 to 600 मिलीग्राम्स मिलेंगे। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में हम में से हर किसी की बॉडी के अंदर बेटा कितने क्लोराइड आयंस मिलते हैं? 400 to 600 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड में मिलते हैं हर एक की प्लाज्मा के अंदर, ठीक है ना। आपकी बॉडी के अंदर अगर सोडियम का कंपोजिशन देखें तो आपकी बॉडी में बेटा सोडियम जो मिलता है बेटा वो मिलता है 250 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड बेटा। तो ऐसे आप याद, हर किसी में पर 100 ml लगाना है, ठीक है। पोटेशियम की बात करें बेटा तो आपकी बॉडी में पोटेशियम मिलता है 20 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। आपकी बॉडी में कैल्शियम की बात करें बच्चा तो कैल्शियम एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में मिलेगा बेटा 10 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। फॉस्फेट की बात करें बच्चा तो फॉस्फेट मिलता है 3 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड बेटा। एंड मैग्नीशियम की बात करें तो वो मिलता है 2 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। सो ये कंपोजिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एग्जामिनर आपको डायरेक्टली कंपोजिशन नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपको पूछेगा बेटा अरेंज द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा। तो आपको ऑर्डर पता हो, जैसे मान लो फॉर मैं आपको बता रहा हूँ अरेंज द, जैसे क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाता है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन देगा बेटा, फिर नीचे लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा। फॉलोइंग में लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम लिखा होगा, मैग्नीशियम लिखा होगा, सोडियम लिखा होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा इन तीन में से अगर मैं कैल्शियम की कंपोजिशन की बात करूं तो कैल्शियम कितना मिलता है बेटा 10 मिलीग्राम्स मिलता है, ठीक है। मैग्नीशियम कितना मिलता है बेटा 2 मिलीग्राम्स मिलता है, और सोडियम कितना मिलता है 250 मिलीग्राम्स मिलता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा ले तो सबसे पहले क्या आएगा मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा बेटा कैल्शियम, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा सोडियम। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा सोडियम होगा, सबसे कम क्या होगा मैग्नीशियम होगा। समझ गए ना। तो ये कंपोजिशन इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटा एग्जाम में कि हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा में सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है। तो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्लोराइड होता है। एंड सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा क्लोराइड होता है बेटा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैग्नीशियम होता है। सो प्लाज्मा के अंदर सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड की होती है, सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीशियम की होती है। क्लियर है। और एक चीज़ इधर ध्यान से देखिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने ब्लड के प्लाज्मा की बात करें ना, इस पैराग्राफ पे ध्यान से देखिए, ब्लड के प्लाज्मा की बात करें तो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर बेटा सोडियम क्या है ज़्यादा, एंड पोटेशियम क्या है बेटा, पोटेशियम कम है ना। सोडियम ज़्यादा है एंड पोटेशियम कम है, लेकिन कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में। लेकिन अगर आप अपने टिश्यूज़ की बात करें बेटा, या हम अपने बेटा एक्स्ट्रास्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो हमारे टिश्यू, या अगर मैं एक सेल के साइटोप्लाज्म की बात करूँ शॉर्ट में, ठीक है, अभी हमारे प्लाज्मा में सोडियम ज़्यादा है एंड पोटेशियम कम है। लेकिन अगर हम साइटोप्लाज्म ऑफ सेल की बात करें ना, वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे पोटेशियम क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, एंड सोडियम क्या होता है बेटा, कम होता है। इसी से क्या डेवलप होती है, इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस डेवलप होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो याद रखेंगे प्लाज्मा में सोडियम ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर बेटा सोडियम कम है, प्लाज्मा में पोटेशियम कम है बेटा लेकिन सेल के अंदर पोटेशियम क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है। तो ये सब के सब क्या है बेटा, दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो 1% बनाते हैं किसका, प्लाज्मा का। बट बिसाइड्स दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेटा हमारे ब्लड के अंदर कुछ ब्लड सॉल्ट्स भी मिलते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन टाइप ऑफ सॉल्ट जो होता है वह NaCl होता है। ये मैक्सिमम आपको पता है, हमारे ब्लड का टेस्ट जो होता है बेटा वो नमकीन होता है। हमारा ब्लड अगर आप टेस्ट करेंगे, या कोई भी ब्लड टेस्ट करेंगे, तो वो सॉल्टी इन टेस्ट होता है। तो ब्लड का जो सॉल्ट टेस्ट है ना बेटा, वो किसकी वजह से, बिकॉज हमारे ब्लड में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, NaCl मिलता है बेटा। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर और एक सॉल्ट होता है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में बफर का काम करता है बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और इसके अलावा क्या पाया जाता है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड भी पाया जाता है। तो ये हमारे ब्लड सॉल्ट्स हो गए। तो कोई आपसे पूछे कि हमारे ब्लड में कौन कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, तो NaCl पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, एंड पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ ब्लड बेटा इन जनरल। तो ये सब हो गई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। समझ गए ना बेटा। तो इनऑर्गेनिक टोटल प्लाज्मा 55% था, टोटल ब्लड 100% है।
100% में 55 प्लाज्मा है, 45 फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। लेकिन प्लाज्मा को अगर हम 100% माने बेटा तो उस प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कितनी है 1%। सो दैट मीन्स हमारे पास कितना बचा 99%। तो 99% में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आएंगी एंड वाटर आएगा बेटा। तो सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, वाटर को देख लेते हैं, बिकॉज ये सिंपल कर देता हूँ फटाफट से। तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा ब्लड में प्लाज्मा के अंदर वाटर जो होता है ना वो 90 to 92% होता है। सो मतलब सबसे ज़्यादा क्या है फिर, सबसे ज़्यादा वाटर है प्लाज्मा में, बिकॉज प्लाज्मा में वाटर ज़्यादा है और ओवरऑल ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा है बेटा। सो दैट इज़ वाई ब्लड कैसा होता है, ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। समझ गए ना बेटा ब्लड फ्लूइड क्यों है, बिकॉज ब्लड की कंपोजिशन देखेंगे तो ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। समझ गए ना, मान लो फॉर्म्ड एलिमेंट सल्यूट हो गया तो प्लाज्मा क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट हो गया। लेकिन इस प्लाज्मा में भी सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर ही है। तो ओवरऑल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होगा। तो दैट इज वाई बेटा ब्लड कैसा दिखेगा आपको, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा। समझ आया ना। अब हमारे पास क्या बची, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बची। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बची बेटा। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कंपोजिशन 8 to 9% होता है, 8 to 9%। तो अगर आप सब कुछ देखेंगे तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल 90%, दिस इज 8%, दिस इज 1% बेटा। ठीक है, दिस इज 92%, दिस इज 9% एंड दिस इज 1%। ओवरऑल ये 100% हो गया। तो 100% मतलब ओवरऑल ब्लड का 55%। लेकिन ओवरऑल कंपोजिशन को देखेंगे प्लाज्मा में तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है, वाटर ही मिलता है बेटा। अब वाटर में तो कुछ और बताना नहीं है मेरे को, बिकॉज वाटर इज जस्ट वाटर बेटा। तो हम अभी बात किसकी करते हैं, हम अभी बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इधर ले आता हूँ तो ब्लड के अंदर जब मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करूँगा तो कौन कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेटा हमारे ब्लड में मिलती है। तो ऑफकोर्स बहुत सारी मिलती है, बट सबको तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं उसमें से कुछ को बता दूंगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिलते हैं बेटा प्रोटीन्स, पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बोलते हैं, और कितने होते हैं 6 to 8%। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बेटा अगर 8 to 9% है, उस 8 to 9% में अकेले सबसे ज़्यादा कौन होते हैं बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो होते हैं 6 to 8%। इसके अलावा बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है ग्लूकोज। आपके ब्लड में ग्लूकोज मिलता है बेटा। ठीक है ना, आपके ब्लड में ग्लूकोज के अलावा बेटा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और ये सब कहाँ है, ये सब प्लाज्मा में है। तो आप ये भी याद रख ले बेटा कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज फ्लो करता है तो ग्लूकोज का कोई भी लेना देना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से नहीं है, वो प्लाज्मा में ही रहेगा। प्रोटीन का कोई भी लेना देना बेटा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के साथ नहीं है, वो भी किस में रहेगा, प्लाज्मा में ही रहेगा। अमाइनो एसिड भी बेटा सेल में नहीं रहेगा, वो भी कहाँ रहेगा, वो भी प्लाज्मा में रहेगा। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ना, उनके ट्रांसपोर्ट का कारण कौन है बेटा, प्लाज्मा है, ना कि सेल्स ऑफ ब्लड है बेटा, ये भी याद रखेंगे। चले नेक्स्ट कौन सा बेटा, फैटी एसिड। तो आपके ब्लड के अंदर और एक ऑर्गेनिक मटेरियल फैटी एसिड होगा, और इसके अलावा क्या होता है बेटा, विटामिन होते हैं। समझ आया। सो ऑर्गेनिक मटेरियल में मैक्सिमम प्रोटीन्स मिलते हैं, रिमेनिंग जो परसेंटेज बच गई बेटा उसमें आपको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन एंड बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे। अगर मैं इन पर्टिकुलर, बिकॉज एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, अगर मैं यहाँ पे बेटा प्रोटीन्स की बात करूँ तो कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है, इनका नाम याद रखना, बाद में इनको अलग से पढ़ेंगे। जैसे एल्ब्यूमिन मिलेगा बेटा, एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबुलिन मिलेगा बेटा, फिब्रिनोजन मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन मिलेगा, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन मिलेगा एंड मेनी अदर प्रोटीन। तो ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्लाज्मा प्रोटीन्स। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो हमारी ब्लड के अंदर बेटा नॉर्मल एवरेज कॉन्सेंट्रेशन जो ग्लूकोज की होती है वो होती है 80 to 100 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन के अंदर ब्लड में जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल होती है बेटा वो होती है 80 to 100 मिलीग्राम्स पर 100 ml, ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर बेटा ग्लूकोज लेवल इससे ज़्यादा हुई
या इससे कम हुई तो दोनों हमारी बॉडी में बेटा डिजीज़ कॉज कराती है, दोनों हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। मान लीजिए फॉर किसी पर्सन के अंदर बेटा बॉडी में ग्लूकोज लेवल 80 से कम हो गई, तो जैसे ग्लूकोज लेवल 80 से कम होती है बेटा दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड बेटा, ठीक है ना। और अगर किसी पर्सन की बॉडी में बेटा ग्लूकोज 100 mg से ऊपर चला गया दिस इज कॉल्ड एज हाइपर ग्लाइसीमिया बेटा। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड मतलब बिलो 80, एंड हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है बेटा इंक्रीज्ड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड मतलब अबो 100 mg बेटा, समझ आया ना। सो हाइपोग्लाइसीमिया कराने का कारण बेटा इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या कराता है? हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। ये ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड से डिक्रीज कराता है बेटा, एंड ग्लूकागॉन जो होता है बेटा ये क्या कराता है? ये हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, मतलब ये ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देता है। समझ गए ना बेटा। सो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बेटा, समझ आया। सो आपने इन जनरल क्या याद रखा कि ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, जिसमें से एक कंपोनेंट को आउटलाइन मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा 55% होता है बेटा। अब 55% में से इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वाटर है। वाटर 90 to 92% है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक 1% है एंड ऑर्गेनिक 8 to 9% है। इनऑर्गेनिक में बेटा आपने मॉलिक्यूल्स देखे कौन कौन सा होता है और इनका कॉन्सेंट्रेशन याद रखना है। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्लोराइड होता है एंड लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में मैग्नीशियम होता है। बाकियों का भी याद रखना है बिकॉज अरेंजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड सॉल्ट में बेटा ये 3 सॉल्ट्स आते हैं। ऑर्गेनिक में प्रोटीन जो मैंने यहाँ पर लिख दिए, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन। इसके अलावा और भी 2 चीज़ें होंगी जो मैं अलग से बता दूंगा, कोलेस्ट्रॉल एंड यूरिया, वो मैं अलग से बता दूंगा। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो होती है 80 to 100 मिलीग्राम्स, बट किसी पर्सन में बेटा ये डिक्रीज भी हो सकता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है। 80 से नीचे गया तो हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, जिसको कराता है इंसुलिन। मतलब इंसुलिन आपकी बॉडी में ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के किस में डाल देगा बेटा? लिवर में डाल देगा। तो ब्लड से तो ग्लूकोज कम हो रहा है ना, ऑल्दो लिवर में बेटा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बॉडी के ब्लड से तो कम हो रहा है। सो डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया बेटा। समझ आया बेटा। सो ये आपने क्या याद रखा? ये आपने याद रखा प्लाज्मा और प्लाज्मा का कंपोजिशन बेटा। इसको हटा देता हूं मैं यहां से। अब यहाँ पे कभी कभी 2 और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो पहले मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, दैट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होती है ना वो होती है 150 to 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। तो एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन के अंदर, एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की लेवल होती है दैट इज़ 150 to 180। मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हमेशा हानिकारक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बेटा हमेशा डेंजरस नहीं है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का रहना ज़रूरी है, और लेकिन रहना किस लेवल में चाहिए बेटा? 150 to 180 mg में रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ उसकी वजह से बेटा कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर बेटा ब्लड में ब्लड यूरिया भी होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा? ब्लड यूरिया भी होता है। और एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन के अंदर जो नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल होती है वो होती है 30 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल है, मतलब ये हम सब में है बेटा 30 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। बट ये ब्लड यूरिया कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा ये डिक्रीज भी हो सकती है, ब्लड यूरिया कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज भी हो सकती है, और ब्लड यूरिया कॉन्सेंट्रेशन बेटा इंक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन बेटा आप कैसा डाइट खा रहे हैं। प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हैं तो इंक्रीज होगा, नॉर्मल डाइट खा रहे हैं तो डिक्रीज होगा, मतलब ये इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। अब अगर आपकी बॉडी में बेटा ब्लड यूरिया डिक्रीज हो रहा है, तो ब्लड यूरिया डिक्रीज होने की वजह से आपके ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा? चेंज इन पीएच ऑफ ब्लड। तो आपके ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा बेटा, बिकॉज यूरिया हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बेटा यूरिया इंक्रीज हुआ ब्लड के अंदर, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरीमिया बेटा। यूरीमिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
यूरिया इन ब्लड होता है बेटा, और जिस पर्सन में यूरेमिया होता है उस पर्सन के अंदर ब्लड में बेटा पीएच डिक्रीज हो जाता है। पीएच डिक्रीज होने का मतलब ब्लड एसिडिक होने लगता है बेटा, ठीक है ना। एंड इस एसिडिक ब्लड की वजह से बेटा एक कंडीशन डेवलप होती है ब्लड में, so that condition is called as poikilocytosis बेटा, याद रखेंगे, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्लाज्मा वाला पोर्शन फिनिश। अब इसको हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी आप आउटलाइन याद रखें। तो आपने याद रखा प्लाज्मा ब्लड जो होता है बेटा, blood is made up of two components, one is called as plasma and another is called as formed element, ठीक है ना। प्लाज्मा में आपने याद रखा बेटा, प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे 8 to 9% बेटा, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे बेटा आपके पास 1%, ठीक है, एंड वाटर होगा 90 to 92%। इनऑर्गेनिक में आपने याद रखा क्लोराइड 400 to 600 होता है, सोडियम 250 होता है, पोटेशियम 20 के आसपास होता है, कैल्शियम 10, फॉस्फेट 3 एंड मैग्नीशियम 2 mg के आसपास होता है। ब्लड सॉल्ट में आपने याद रखा NaCl मैक्सिमम, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड। ऑर्गेनिक में आपने याद रखा 8 to 9% होता है, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड यूरिया। प्रोटीन के आपने नाम देखे, ग्लूकोज में आपने याद रखा 80 to 100 mg, डिक्रीज़ हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया, इंक्रीज़ हुआ तो हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा वाला पोर्शन फिनिश। अब हम आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ। आपकी ब्लड के अंदर बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है वो चीज़ें जो ब्लड को बनानी पड़ती है बेटा, या वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को बना के ब्लड में डालनी पड़ती है। सो सच मटेरियल्स ऑफ द ब्लड, जिनको हमें बॉडी में सिंथेसाइज करना पड़ता है, जिनको हमें बॉडी में बनाना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है बेटा। सो सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या इनको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं बेटा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ब्लड की सेल्स। जैसे आपने ब्लड अभी देखा ना, ब्लड में प्लाज्मा देखा, प्लाज्मा के अंदर कोई भी सेल वेल नहीं था, लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट किससे बनता है बेटा, सेल से बनता है। और ये 3 टाइप्स की सेल्स होती है। वन इज कॉल्ड एज बेटा एरिथ्रोसाइट, also called as RBC, also called as red blood cell बेटा। डिटेल में बाद में इसको पढ़ेंगे। तो ये पहला फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है बेटा, दे आर कॉल्ड एज लीकोसाइट्स, दे आर कॉल्ड एज लीकोसाइट्स, और दे आर कॉल्ड एज WBCs, और इनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया बेटा। एंड थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए थ्रोम्बोसाइट्स, और इनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो ये होगी 3 फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो 45% ब्लड है बेटा, वो इन 3 टाइप सेल्स का बना हुआ है, जिसमें से एक है RBC, एक है WBC, एक है प्लेटलेट, या एक है एरिथ्रोसाइट, एक है लीकोसाइट, और एक है थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स की अगर मैं बात करूं, सो दे मेक 45% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओवरऑल ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है, लेकिन अगर हम 45% को 100% ले ले, तो इस 100% में से 45% क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है बेटा। 1 to 2% जो होती है ना बेटा, वो लीकोसाइट्स होती है, मतलब ये ज़्यादा नहीं है बेटा, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में पाई जाती है बेटा, सो वो कौन सी होती है, वो प्लेटलेट्स होती है। अब जो ये लीकोसाइट्स होती है बेटा, लीकोसाइट्स को हम फर्दर 2 ब्रांड्स में डिवाइड करते हैं, बिकॉज लीकोसाइट एक सेल है बेटा। मान लीजिए फॉर ये एक लीकोसाइट सेल है, सेल का अपना एक साइटोप्लाज्म भी होता है। तो कुछ लीकोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में आपको छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, मतलब इनमें न्यूक्लियस होगा बड़ा सा, ये न्यूक्लियस है इधर भी, और इधर भी न्यूक्लियस होगा। लेकिन कुछ लीकोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा आपको कुछ स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे बेटा साइटोप्लाज्म में। इन पार्टिकल्स को हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज ग्रेन्यूल्स। तो मतलब इनके साइटोप्लाज्म में जैसे रेत होती है ना, रेत के जैसे आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे।
लेकिन कुछ में ये ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं बेटा, इनका साइटोप्लाज्म एकदम साफ दिखेगा, एकदम प्लेन दिखेगा। जिन WBCs के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको हम ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज ग्रेन्यूलोसाइट्स बेटा। तो ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब हुआ वो WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है बेटा, दे आर कॉल्ड एज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स बेटा। तो ग्रेन्यूलोसाइट मतलब WBCs विद ग्रेन्यूल्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट मतलब WBCs विथआउट ग्रेन्यूल्स बेटा, ठीक है ना। तो ग्रेन्यूलोसाइट में कौन कौन सा सेल आता है, तो आप इधर देख लीजिए। ग्रेन्यूलोसाइट में आती है न्यूट्रोफिल, ग्रेन्यूलोसाइट में आती है बेसोफिल, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इसको बेटा, बेसोफिल, और ग्रेन्यूलोसाइट में आती है इओसिनोफिल। ठीक है ना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। ए ग्रेन्यूलोसाइट की अगर आप बात करेंगे तो ए ग्रेन्यूलोसाइट में दो सेल्स आएंगी बेटा, वन इज कॉल्ड एज मोनोसाइट, अनदर इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट। ठीक है, डिटेल में बाद में देखेंगे इनको बेटा, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। एंड लिम्फोसाइट जो होती है बेटा वो फर्दर दो टाइप्स की होती है, वन इज कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट, अनदर इज कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट। सो ये हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो याद रखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% ऑफ ब्लड बनाते हैं, लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट्स खुद तीन टाइप्स के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। RBC का कोई फर्दर टाइप नहीं है, प्लेटलेट का कोई फर्दर टाइप नहीं है, लेकिन WBC दो टाइप्स की होती है बेस्ड ऑन कि WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है कि नहीं है। अगर ग्रेन्यूल है दे आर कॉल्ड एज ग्रेन्यूलोसाइट्स, अगर ग्रेन्यूल नहीं है दे आर कॉल्ड एज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आता है, जैसे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। एंड ग्रेन्यूलोसाइट में न्यूट्रोफिल आती है, बेसोफिल आती है एंड इओसिनोफिल आती है। समझ गए ना बेटा। अब और एक चीज़ यहाँ पे याद है, तो आपने याद रख लिया। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो याद रखना है। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है और बोलता है अरेंज करिए बेटा WBCs को अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब ओवरऑल, जैसे मान लो फॉर ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया बेटा, ये ऐसे करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया मैंने, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने दो पार्टीशंस कर दिए। सो इस पार्टीशन के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट है, और कितना फॉर्म्ड एलिमेंट है बेटा, 45%। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्टीशन आप देख रहे हैं बच्चा, ये पार्टीशन आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। सो इसके अंदर हमारा क्या है, प्लाज्मा है। सो दिस इज प्लाज्मा, और प्लाज्मा कितना है बेटा, 55%। सो मतलब इस टेस्ट ट्यूब में इन जनरल क्या बेटा, ब्लड है। ठीक है ना, तो मतलब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर दो मेजर पार्टीशंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो एक येलो कलर्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, सो दिस येलो कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज और बिकॉज प्लाज्मा होता भी किस कलर का है, येलो कलर का ही होता है। याद रखेंगे जब हम प्लाज्मा को बेटा अलग करते हैं ना फॉर्म्ड एलिमेंट से लैब के अंदर, तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड मतलब येलो कलर्ड होता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं लगभग बच्चा। ठीक है ना, अब फॉर्म्ड एलिमेंट 45% हो गए और प्लाज्मा कितना हो गया, 55% हो गया। अब अगर हम इस प्लाज्मा को ध्यान से देखें, जैसे मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ बेटा, तो प्लाज्मा के अंदर बेटा आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा प्लाज्मा है ऐसे।
तो प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम पोर्शन जो आपको मिलेगा, दिस मच पोर्शन बेटा, ये आपको क्या मिलता है, ये वाटर का मिलता है। सो दिस मच पोर्शन इज वाटर। और कितना है, 90 to 92% है। तो ये पूरा पार्ट हो गया वाटर का, ठीक है। अब इसके नीचे जो सेकंड पार्ट आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन वाइज अगर मैं चलूं, तो वो आपको मिलता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। और कितना मिलता है बेटा, 7 to 8% मिलता है, ठीक है ना, या 6 to 8 भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या मिलेंगे, अदर सल्यूट्स। अब अदर सल्यूट में क्या आएंगे बेटा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सल्यूट्स ले लेते हैं। तो वो कितने मिलते हैं आपको बेटा, वो आपको मिलता है, और अगर मैं अलग से कर दूं ऐसे, तो इनऑर्गेनिक सल्यूट्स मिलेंगे, इनऑर्गेनिक सल्यूट्स, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए ताकि बाद में आपको याद करने में दिक्कत ना हो जाए, तो जिसमें आपको क्या मिलेगा, क्लोराइड मिलेगा, सोडियम मिलेगा, ठीक है, पोटेशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, एंड मैग्नीशियम मिलेगा। तो ये अदर सल्यूट्स हो गए। और इसके अलावा क्या मिलेंगे, फिर आपको ग्लूकोज मिल सकता है, ठीक है, आपको फैटी एसिड मिल सकता है, आपको विटामिन मिल सकते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। तो ये पूरा कंपोजिशन किसका हो गया बेटा इस पार्ट में, सो दिस होल कंपोजिशन इज ऑफ प्लाज्मा। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा वाला कंपोजिशन फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट को भी मैं अगर ऐसे ही डिवाइड कर दूं, तो सबसे कम आपको कौन से मिलते हैं बेटा, आपको WBCs मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले इधर WBC को लिख देता हूँ। आपको मिलते हैं लीकोसाइट्स, और लीकोसाइट सबसे कम होती है, उनका नंबर 5000 से 10,000 के आसपास होता है, 5K to 10K, 5000 से 10,000 लीकोसाइट्स होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी सेल्स मिलेंगी आपको, प्लेटलेट्स बेटा, और प्लेटलेट्स कितनी होती है बेटा, 1,40,000 to 3,40,000। और सबसे ज़्यादा क्या मिलती है बेटा, एरिथ्रोसाइट्स, मतलब ये पूरा पार्ट किसका आएगा, एरिथ्रोसाइट्स का आएगा बेटा। सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में एरिथ्रोसाइट्स होती है, और वो कितनी मिलती है आपको बेटा, 4.2 to 6.2 मिलियन। देखिए इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा, अगर आपको एग्जामिनर के भी पूछे अरेंज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, लीकोसाइट, लीकोसाइट से ज़्यादा कौन होगा बेटा, प्लेटलेट, प्लेटलेट से ज़्यादा कौन होगा बेटा, RBC। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लीकोसाइट्स पे फोकस करूँ, तो मैंने आपको पहले ही बोला बेटा लीकोसाइट्स में क्या क्या आती है, तो मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। तो लीकोसाइट्स में अगर मैं ऐसे इनको डिवाइड करूँ, तो सबसे पहले आएगी ग्रेनुलोसाइट्स में आएगी बेटा न्यूट्रोफिल, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है ब्लड में बेटा, ठीक है। न्यूट्रोफिल के बाद आती है लिम्फोसाइट्स, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, याद रखेंगे, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बाद आएंगे बेटा मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के बाद आएंगी इओसिनोफिल्स, एंड इओसिनोफिल के बाद आएंगी बेसोफिल्स। मतलब क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे हमारी बॉडी के अंदर बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट एरिथ्रोसाइट है,
ठीक है ना, सबसे कम बेटा ल्यूकोसाइट है। लेकिन ल्यूकोसाइट का अगर हम फर्दर देखें ना, ल्यूकोसाइट्स में से कौन सा ल्यूकोसाइट सबसे ज़्यादा है, तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा ल्यूकोसाइट पाया जाता है बेटा, वो न्यूट्रोफिल पाया जाता है। ठीक है, 40 to 60%। न्यूट्रोफिल के बाद बेटा आपको मिलेगा लिम्फोसाइट्स 20 to 40%। फिर आपको मिलती है बेटा 2 to 8% मोनोसाइट्स, है ना। 2 to 4% बेटा आपको मिलती है इओसिनोफिल्स। एंड सबसे कम कौन मिलती है, 0.5 to 1% बेटा आपको क्या मिलते हैं, बेसोफिल्स। सो मतलब अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अरेंज द ल्यूकोसाइट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो सबसे पहले क्या आएगा, बेसोफिल, फिर इओसिनोफिल, फिर मोनोसाइट, फिर लिम्फोसाइट और फिर न्यूट्रोफिल बेटा। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा ल्यूकोसाइट पाया जाता है, न्यूट्रोफिल। एंड लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा पाया जाता है बेटा, बेसोफिल पाया जाता है। अगर आपको ओवरऑल फॉर्मड एलिमेंट को अरेंज करने को बोला जाए तो ओवरऑल फॉर्मड एलिमेंट को आप अरेंज कैसे करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा बेटा, सबसे पहले उसमें आएगा ल्यूकोसाइट, है ना। फिर क्या आएगा बेटा उसमें, प्लेटलेट, फिर क्या आएगा, आरबीसी आएगा। ठीक है, अगर ल्यूकोसाइट को डिफरेंशिएट करना पड़े तो ल्यूकोसाइट में फिर क्या आएगा, न्यूट्रोफिल, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन तो बेजोफिल आएगा, बेजोफिल के बाद इओसिनोफिल आएगा, फिर इओसिनोफिल के बाद मोनोसाइट आएगा, फिर लिम्फोसाइट आएगा, फिर न्यूट्रोफिल आएगा, फिर न्यूट्रोफिल के बाद प्लेटलेट आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आरबीसी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसको आप याद रखेंगे बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज आउटलाइन क्लासिफिकेशन सीखी बेटा ब्लड की, ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने याद रखी फॉर द एग्जाम। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ब्लड के अंदर प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ेंगे एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। चलिए, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर गाइस।